हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेकर। पेपर 4 बेसिक एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इसका 3rd यूनिट और 3rd यूनिट का 3rd सब पॉइंट, जिसका शीर्षक है विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों को निर्देशन तथा परामर्श। विशिष्ट बालक का तात्पर्य अगर अपन यहाँ देखें तो विशिष्ट बालक वो होता है सामान्य बालक से कुछ हटकर बालक जो होता है वो विशिष्ट बालक होता है। देखो बच्चों, अगर अपन बात करें विशिष्ट बालकों की तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार हर व्यक्ति अपना अलग अलग व्यक्तित्व रखता है। जैसे कोई व्यक्ति मंदबुद्धि का होता है तो कोई बालक प्रतिभावान होता है, कोई शरीर से लंबा होता है तो कोई बौना होता है, कोई औसत होता है और कोई अंतर्मुखी बालक होता है, वो खाली अपने ही अपना सोचता है, उसकी पर्सनैलिटी अंतर्मुखी होती है, इंट्रोवर्ट होती है। और कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, बहिर्मुखी होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हर व्यक्ति अलग अलग, हर बालक जो है अलग अलग अपनी विशेषताओं को लेकर पैदा होता है। तो जैसे प्रतिभावान बालक होता है तो मंदबुद्धि के साथ उसका मतलब समायोजन करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। मंदबुद्धि जो जड़ बुद्धि होता है उसका प्रतिभावान बालकों के साथ में समायोजन करना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं लेकिन पढ़ने में वो बहुत वीक होते हैं, लेकिन अन्य कार्य उनसे कराओ तो उसमें वो बड़े दक्ष होते हैं। तो शारीरिक दक्षताओं के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं को लिए वे अलग अलग बालक होते हैं जो सामान्य बालकों से जरा हटकर होते हैं। उन बालकों को हम विशिष्ट बालकों की संज्ञा देते हैं। और वो विशिष्ट बालक होते हैं जो सामान्य बालकों के साथ में उन्हें व्यवहार करने में, उनके साथ एडजस्ट करने में थोड़ा उनको तकलीफ होती है। उन बालकों में क्या होता है, अलग अलग व्यवहार के कारण वो सामान्य बालकों के साथ अपने व्यवहार को उचित रूप से नहीं कर पाते हैं। और कुछ विशिष्ट बालक शारीरिक संवेदनाओं के साथ या सामाजिक संवेदनाओं के साथ इस तरीके से सामान्य बालकों से पृथक होते हैं जिनको सामान्य बालकों के साथ व्यवहार करने में बड़ी तकलीफ होती है। उनकी क्षमताओं के अधिकतम विकास के लिए उन्हें विकासात्मक शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कुछ विशेष कक्षाएं उनके लिए आयोजित की जाती है जो विशिष्ट प्रकार के बालकों के लिए होती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि विशिष्ट प्रकार का शब्द जो है या विशिष्ट शब्द या विशिष्ट प्रकार के जो बालक होते हैं वो सामान्य बालकों से अलग, यानी सामान्य बालकों से पृथक उन्हें एक अलग विशेष युक्ति की आवश्यकता होती है जो सामान्य बालकों के गुणों से थोड़े परे होते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि ये विशिष्ट बालकों के कितने प्रकार है, किस प्रकार से वो बालक विशिष्ट स्थिति में आते हैं, किन किन प्रकारों से वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आता है। तो नंबर 1 सबसे पहला जो है प्रकार वो होगा शारीरिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भिन्नता रखने वाले बालक। अब शारीरिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भिन्नता रखने वाले बालक किस प्रकार से अलग होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि वो बाह्य रूप से अपंग, शारीरिक रूप से वो विकलांग बच्चे होते हैं, जिसकी श्रवण शक्ति कमज़ोर होती है और जिन्हें देखने के लिए दृष्टि बाधित होती है, जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, लूले लंगड़े होते हैं। तो इस प्रकार से जो बालक होते हैं वो शारीरिक तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भिन्न बालक होते हैं जो एक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। नंबर 2 है दूसरा, जैसे कि मैंने आपको पहला बताया बाह्य अपंगता, उसी तरीके से आंतरिक दृष्टि से अपंग बालक। अब आंतरिक दृष्टि से वो अपंग किस तरीके का होता है, नंबर 1 हृदय का रोग, नंबर 2 फेफड़े का रोग, नंबर 3 ग्रंथियों की खराबी, यानी हृदय रोग हो, फेफड़ों का कोई रोग हो या किसी ग्रंथि में किसी तरीके की कोई खराबी होता है तो वो बालक आंतरिक दृष्टि से अपंग बालक गिना जाएगा जो एक विशिष्ट श्रेणी के बालकों की संख्या में आता है। दूसरी श्रेणी के जो बालक होते हैं विशिष्ट बालक वो होते हैं बौद्धिक दृष्टि से भिन्न व्यक्ति, यानी बौद्धिक रूप से जो भिन्न बालक होता है वो कैसे होता है। नंबर 1 उसमें होता है प्रतिभावान बालक, नंबर 2 होता है मंदबुद्धि बालक, नंबर 3 होता है औसत और चौथा होता है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक। यानी कुछ बालक प्रतिभावान होते हैं,
और कुछ बालक प्रतिभावान होने के बाद में मतलब जो कक्षा में अव्वल आते हैं, हर चीज़ में रैंक नंबर 1। और दूसरा जो बालक होता है वो होता है मंदबुद्धि बालक, जो प्रतिभावान से मंदबुद्धि होता है, उसको कमज़ोर बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। और थर्ड टाइप होता है औसत बालक। औसत यानी जो न तो होशियार होता है न ही मंदबुद्धि होता है, उस बालक को हम औसत यानी एवरेज कहते हैं। एवरेज यानी वो ना तो ज़्यादा नंबर अच्छे ला पाता है, ना ही ज़्यादा कम ला पाता है, बस एवरेज अंकों से पास होकर अगली कक्षा में वो प्रमोट हो जाता है। तीसरा होता है अपने सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक क्या होता है? एक क्रिएटिव चाइल्ड। क्रिएटिव चाइल्ड के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्रिएटिव बालक ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ने में होशियार हो, इंटेलिजेंट हो। और क्रिएटिव बालक ये नहीं होता है कि वो बच्चा पढ़ने में तो होशियार हो लेकिन वो अपने क्या कहते हैं काम में होशियार नहीं हो। तो कुछ बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं, वो सृजनात्मक बालक नहीं होते हैं, यानी क्रियात्मक। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि सृजनात्मक बालक ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ने में होशियार हो तो किसी अन्य काम में होशियार नहीं हो। कुछ बालक होते हैं जो अन्य काम में, दूसरे काम में वो इतने होशियार होते हैं लेकिन पढ़ने में होशियार नहीं होते, लेकिन वो बड़े क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं। और चौथे टाइप के जो बालक होते हैं जिसको विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है, वो चौथे टाइप के बालक होते हैं, वो होते हैं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक यानी जो शिक्षा की दृष्टि से उसको पढ़ने में कोई मन नहीं लगना, शिक्षा की दृष्टि से वो हमेशा हीन भावना रखना, गिल्टी फील करना, शिक्षा की दृष्टि से वो पिछड़ा हुआ बालक यानी अपने कक्षा के बालकों में अपनी आयु वर्ग के बालकों से कुछ पीछे रहना, उसको शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक की श्रेणी में हम कह सकते हैं या संज्ञा दे सकते हैं उसको। तीसरी श्रेणी में जो बालक आते हैं वो है मनोसामाजिक दृष्टि से भिन्न बालक। अब मनोसामाजिक दृष्टि से भिन्न बालक कौन से होते हैं? एक होता है नंबर 1 समस्यात्मक बालक, दूसरा होता है अपराधी बालक, तीसरा होता है सामाजिक संवेगात्मक रूप से अशांत बालक, और चौथे टाइप का बालक होता है वो सामाजिक कुसमायोजन वाला बालक होता है। वो समाज में या विद्यालय में किसी भी तरीके का कोई समायोजन यानी एडजस्टमेंट नहीं करता, उसको कहते हैं मनोसामाजिक रूप से भिन्न, मनोसामाजिक दृष्टि से भिन्न बालकों की संज्ञा में इस टाइप के बालकों को हम रख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन विशिष्ट बालकों की समस्या क्या है। सबसे पहली समस्या विशिष्ट बालकों की यह है कि यह सामान्य वर्ग के जो बालक होते हैं उन बालकों की दृष्टि में अपने आप को हीन भावनाओं का समझते हैं। वो बालक जो सामान्य दृष्टि या औसत एवरेज वाले बच्चे होते हैं उनके बीच में रखकर अपने आप को हीन भावना में इस प्रकार इसलिए रखते हैं, वो सोचते हैं कि ये बालक हमें अपने जैसा मानेंगे या नहीं मानेंगे, अपने साथ हमारे जैसा व्यवहार करेंगे या नहीं करेंगे, या वो हमें निम्न स्तर का समझते हैं या निम्न कोटि का बालक समझते हैं। तो इस तरीके से बालक में एक हीन भावनाग्रस्त हो जाती है कि वो सामान्य वर्ग के बालकों से अलग है। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक दृष्टि से अपंग है या विकलांग है। इस वजह से इन बालकों में हीन भावना होती है, वो सबसे उनकी विशिष्ट समस्या होती है। दूसरी होता है उनका समायोजन की समस्या। किसी भी प्रकार के बालक, चाहे वो जो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं वो सामान्य बालक, तथा विशिष्ट अपने जो औसत बालक होते हैं या अलग प्रतिभावान बालक होते हैं, उनके साथ में एडजस्टमेंट की उनको बड़ा दिक्कत आता है, समायोजन करने में उनको बड़ी समस्या होती है। नंबर 3 है संवेगात्मक दृष्टि से वो बालक, विशिष्ट बालक संवेगात्मक दृष्टि से इतने तीव्र होते हैं कि जो सामान्य या औसत वर्ग के बालक होते हैं उनकी समस्या का समाधान करने के लिए जाते हैं या उनकी मदद करने जाते हैं, तो वो बालक क्या करते हैं, उन्हीं बालकों के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि शारीरिक रूप से जो अपंग बालक होते हैं, जो औसत बालकों के क्या कहते हैं उसको मदद करने के दौरान भी उनके ऊपर वो क्रोधित हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि आपस में एक दूसरे का एडजस्टमेंट करना इतना मुश्किल काम होता है। और शारीरिक दृष्टि से जो अपंग बालक होते हैं
वो अन्य बालकों की अपेक्षा समूह में न रहकर एकाकी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उनकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो एक अलग तरीके से अलग जाकर बैठे, छात्रों के समूह में ना बैठकर अलग बैठे, अपनी अलग सोच रखते हैं, अपना अलग विचार रखते हैं। वो क्यों? वो उनकी सिर्फ एक हीन भावना के कारण, क्योंकि वो सामान्य बालकों से अपने आप को निम्न समझते हैं। और सबसे बड़ी समस्या कि जो शारीरिक रूप से जो अपंग बच्चे होते हैं वो हमेशा बहिर्मुखी कभी नहीं होते। उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व जो रहता है हमेशा अंतर्मुखी होता है। वो खाली अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। विशिष्ट बालकों में हम प्रतिभावान बालक को लेते हैं, यानी गिफ्टेड चाइल्ड। प्रतिभावान बालक राष्ट्र की वो संपत्ति होते हैं जो एक विशिष्ट नागरिक के रूप में उभर कर सामने आते हैं। और सामान्यतः प्रतिभावान बालकों को हम वो प्रतिभावान बालक उसको कहेंगे जिनकी बुद्धि लब्धि 120 के आसपास हो, यानी 120 के लगभग जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो प्रतिभावान बालकों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालक होते हैं जो प्रतिभावान होते हैं, 120 की बुद्धि लब्धि जिनकी होती है वो कक्षा में समायोजन नहीं कर पाते, वो भी कक्षा में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। अपने से जो निम्न स्तर के बच्चे होते हैं, जो औसत बच्चे होते हैं, उनके साथ उनका मेल मिलाप कम बैठता है। क्यों? क्योंकि विद्यालय में जो निम्न स्तर के बालकों को या औसत स्तर के बालकों को जो अध्ययन करवाया जाता है उन अध्ययन से वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और कक्षा में रुचि नहीं ले पाने के कारण वह समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आ जाते हैं। द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन में प्रतिभावान बालकों के लिए कहा गया है कि एक योग्य तथा प्रतिभावान बालक वह है जो एक योग्य तथा उच्च स्तर के कार्य का निष्पादन सामान्य स्तर से कहीं पर भी कर सकता है। अब हम आएंगे विशिष्ट बालकों की सामान्य विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः 130 के लगभग या 130 के ऊपर होती है। प्रतिभावान छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य तथा उनका सामाजिक संयोजन बहुत अच्छा होता है। शैशवावस्था में वो बालक अपेक्षाकृत जल्दी जल्दी बोलना, जल्दी जल्दी चलना, जल्दी दौड़ना और जल्दी कुछ पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। अब हम कहेंगे प्रतिभावान बालकों की पहचान कैसे करते हैं। प्रतिभावान बालक जब छोटे होते हैं शैशवावस्था में जल्दी जल्दी उनको शब्दों की पकड़ होती है, वो जल्दी जल्दी बोलना सीखते हैं। उनका शब्दकोश यानी शब्दों के भंडार में काफ़ी उनके वर्ड होते हैं, तो जल्दी जल्दी बोलना, सेंटेंस बनाना, किसी दूसरे के साथ एडजस्ट करना, परिवार में अन्य बालकों की बातें अपनी उम्र से बड़े, जैसे 3 साल का बालक होगा तो वो 4 साल की बुद्धि लब्धि रखता है और इस तरीके से हर कार्य 1 साल से ज़्यादा करने लगते हैं। प्रतिभावान बालकों की विज्ञान तथा गणित सब्जेक्ट में रुचि सामान्यतः ज़्यादा अच्छी होती है। प्रतिभावान बालक चित्रकला में रुचि रखते हैं तथा प्रतिभावान बालक नेतृत्व के गुणों से वशीभूत होते हैं। हर कार्य में, चाहे वो क्लास में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, वो अपनी लीडरशिप हमेशा रखते हैं। हर कार्य को एक लीडर बनकर अपने नेतृत्व में दूसरों को आगे चलना सिखाते हैं। प्रतिभावान बालक जो होते हैं हर कार्य शीघ्रता से सीखते हैं तथा और दूसरे कार्य को करने के लिए इच्छुक बहुत जल्दी होते हैं, यानी बहुत ही एक्साइटमेंट होता है उसमें किसी भी कार्य करने का कि भाई कौन सा नया कार्य है वो हम करें। अब मैं आपको बताऊंगी प्रतिभावान बालकों की क्या आवश्यकताएं हैं और प्रतिभावान बालकों की क्या समस्या है। नंबर 1, अन्य बालकों की बातें। प्रतिभावान बालकों की आधारभूत समस्याएं जैसे सुरक्षा, प्यार, अपनापन तथा व्यक्ति की सुरक्षा आदि होती है, जैसे ज्ञान और समझने की आवश्यकता। नंबर 2, सृजनशीलता और कौशलता के लिए आवश्यकता। नंबर 3, अपनी विशिष्ट योग्यता तथा उसकी योग्यताओं के विकास की आवश्यकता। और नंबर 4, आत्म अभिव्यक्ति की
आवश्यकता। तो ये जो नीड होती है, ये आवश्यकता होती है जो प्रतिभावान बालकों की होती है। प्रतिभावान बालक होता है इन सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि का प्रयास करता है, लेकिन जब इन्हें इन आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं मिल पाती है तो वो चाहे वही बालक, चाहे वो विद्यालय में हो, परिवार में हो या समाज में हो, वह कुसमायोजन का शिकार बन जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी समस्या होती है प्रतिभावान बालकों की, जो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रतिभावान व्यक्तियों को कैसे निर्देशित किया जाता है या निर्देशन दिया जाता है। द गाइडेंस ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। निर्देशन कार्यकर्ताओं तथा विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिभावान बालकों को विशिष्ट निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये आवश्यकताएं सामान्य बालकों से प्रायः पृथक होती है। कक्षा के सामान्य स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमेशा सामान्य से अधिक प्रतिभावान व्यक्तियों के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा सुधार किया जाता है, ज़्यादा सुधार की आवश्यकता होती है। नैतिक गुणों का विकास, उनके स्वाध्याय का विकास, उनके नैतिक गुणों के साथ नैतिक चारित्रिक तथा शारीरिक गुणों के विकास के लिए आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र चिंतन की शक्ति का विकास करना आवश्यक होता है। उसके लिए निर्देशन दिया जाता है प्रतिभावान बालकों को, और उन क्रियाओं का संचालन किया जाता है या उन क्रियाओं को शुरू किया जाता है जो प्रतिभावान बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा उनके विकास के अनुरूप हो। सेकंड बच्चे आते हैं उसमें सृजनात्मक बालक यानी क्रिएटिव चाइल्ड। तो सृजनात्मक बालकों की क्या विशेषताएं होती है? सृजनात्मक बालकों की बुद्धि लब्धि उच्च स्तर की होती है। सृजनात्मक बालक हर कार्य को करने के लिए क्रिएटिव रहते हैं। सृजनात्मक बालक में जिज्ञासा की मात्रा बहुत अधिक होती है। हर काम में वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। हर कार्य को करने की इच्छा उसमें जागृत होती है, वो उनकी जिज्ञासा होती है किसी कार्य को करने में। सृजनात्मक बालकों को इतना साहस होता है कि हर कार्य को करने के लिए वह उत्सुक होते हैं और हर नए कार्य को करने के लिए वह प्रयासरत होते हैं। ऐसे सृजनात्मक बालकों के निर्देश देने के लिए या उनके निर्देशन के लिए उनकी सृजनात्मक प्रवृत्तियों को माप कर उनको निर्देश दिया जाना चाहिए या उनका निर्देशन किया जाना चाहिए। छात्र का जिस कार्य में सृजनात्मकता है या जिस कार्य में वो क्रिएटिव है, तो उस कार्य को लेकर उसी दिशा में उसकी आवश्यकता, निर्देश देने की आवश्यकता ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जिस क्षेत्र में वो रुचि रखता है बालक, उसी क्षेत्र के लिए प्रयासरत हो और उसी के लिए निर्देश दिया जाए। छात्र को आत्म मूल्यांकन के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। सृजनात्मक बालकों को उसके लिए निर्देशन की विशेष आवश्यकता है। और सृजनात्मक बालकों के क्रिया शक्ति यानी उनकी जो इच्छा शक्ति है उसका भी तीव्र विकास करने के लिए निर्देशन दिया जाना चाहिए। और सृजनात्मक बालकों के कल्पना शक्ति के विकास के लिए उचित परामर्श देना चाहिए। अब आते हैं मंद बुद्धि के बच्चे, यानी जो सबसे न तो प्रतिभावान है, न उच्च स्तर के हैं, न औसत है, सबसे नीचे जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं, उन बच्चों को किस प्रकार से निर्देशन दें, उनको किस प्रकार से परामर्श दें, उनको कैसे काउंसलिंग के लिए उनको कैसे तैयार करें। मंद बुद्धि के बच्चे वो होते हैं जो शैक्षिक दृष्टि से या शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक, यानी जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक होता है वो मंद बुद्धि का बालक होता है। उसके खुद के कक्षा के जो सहयोगी साथी है उसके, वो पढ़ने में कोई होशियार है तो कोई एवरेज है, तो कोई बच्चा मंद बुद्धि का है। मंद बुद्धि का बच्चा सामान्य बालकों की बातें लिखने में, पढ़ने में, बोलने में या किसी भी कार्य को करने में धीमी गति का अनुसरण करता है। बाकी बच्चे सब आगे जाएंगे तो वो बच्चे पीछे रहेंगे, यानी धीमी गति का अनुसरण करता है। तो एक समस्या होती है क्लास में, तो ऐसे बच्चों को विशेष निर्देश देके करें। जैसे मंद बुद्धि का बच्चा होता है तो क्लास में एक ग्रुप बनाया जाता है, ऐसा समूह जहाँ बच्चों को बिठाते समय जब उनका सीटिंग अरेंजमेंट किया जाता है तो इस तरीके से करते हैं कि भाई एक बच्चा होशियार हो, बीच में मंद बुद्धि का हो और साथ में
सामान्य हो। तो इस तरीके से क्या होता है, मंद बुद्धि वाला इधर से होशियार बच्चे से भी कुछ सीखता है और सामान्य वर्ग के बच्चे, सामान्य बुद्धि वाले बच्चे से भी सीखता है। तो दोनों से उसको गाइडेंस बराबर मिलता रहता है, यानी दोनों से उसका परामर्श मिलता है, दोनों से उसको निर्देश मिलता रहता है। तो ऐसे उस बच्चे को शैक्षिक दृष्टि से उसको पिछड़ेपन में जो उसकी जो हीन भावना होती है वो थोड़ा सा ऊपर उठने में उसकी मदद करता है। मंद बुद्धि वाला बालक क्लास में अपने आप को निम्न समझने के कारण वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। वो अपने आप को होशियार बालकों से, इंटेलिजेंट बालकों से हीन समझने लगता है। ऐसा बच्चा क्लास में फिर उसका समायोजन नहीं हो पाता और वो एक कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को ऐसा निर्देश दें, मंद बुद्धि के बच्चों को, किस तरीके से वो क्लास में अपना समायोजन अन्य बच्चों के साथ कर सकें। मंद बुद्धि वाले बालकों की पढ़ने की जो क्षमता है, लिखने की क्षमता है, अन्य बालकों की अपेक्षा धीमी होती है, उनकी गति का अनुसरण धीमे होता है। तो क्लास के बाद में उनकी एक्स्ट्रा क्लास लिखकर अध्यापक को चाहिए कि उनके एक्स्ट्रा समय देकर उन बच्चों को प्रोत्साहित करें, उन बच्चों को एक एक्स्ट्रा समय देकर उसी विषयवार मतलब क्लास में अलग कक्षाएं लगाकर उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें और उनको और काम में सामान्य बच्चों के बराबर लाने का प्रयास करें। मंद बुद्धि के बच्चों में संज्ञानात्मक क्षमता जो होती है वो आत्मनिर्भरता की बातें विकसित रूप से होती है। तो इसमें अध्यापक को चाहिए कि उसको ऐसा निर्देशन दे, ऐसा परामर्श दे कि उस बच्चों की जो आत्मनिर्भरता की जो अंदर की जो प्रवृत्ति है वो उभर कर सामने आए। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पर, पिछड़ा हुआ बालक। पिछड़े हुए बालक की क्या समस्या है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, ये अपन अब पढ़ेंगे। वे बालक जो अपनी आयु के बालकों से सामान्यतः पीछे रह जाते हैं, उनकी विकास से जो नीचे रहते हैं या पीछे रहते हैं, वो सामान्य दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक माना जाता है। क्योंकि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो शिक्षा की दृष्टि से उसकी गति से बहुत पीछे रहते हैं। सिरिल बर्ट ने अपनी कोटेशन में कहा कि पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में अर्थात अपने कक्षा में दिए हुए कार्य को न कर सके, जो उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य है, वो पिछड़ा हुआ बालक है। पिछड़े हुए बालकों को भी दो प्रकार की दृष्टि में हम रख सकते हैं। एक सामान्य रूप से पिछड़ा हुआ बालक, दूसरा होता है विशिष्ट दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक। सामान्य रूप से पिछड़ा हुआ जो बालक होता है वो विद्यालय में सामान्य रूप से पिछड़ जाता है, वो सामान्य रूप से पिछड़ा हुआ बालक कहलाता है। नंबर 2 होता है विशिष्ट पिछड़ा हुआ बालक। विशिष्ट पिछड़े हुए बालक उस श्रेणी में आते हैं जो सभी विद्यालय के विषयों में पिछड़कर केवल 2 या 3 विषयों में पिछड़ जाए, वो विशिष्ट पिछड़ा हुआ बालक कहलाता है। ऐसे में विशिष्ट पिछड़े हुए बालकों में क्या होता है कि वो सामान्य सब्जेक्ट में तो अच्छी तरीके से प्रगति कर रहा है, अन्य बालकों की बातें वो पढ़ रहा है, लेकिन जो कुछ विशेष विषय होते हैं जैसे गणित होता है, इंग्लिश होता है, साइंस होता है, उन विषयों में वो बालक सामान्य बालकों की बातें गति नहीं कर पाता है, या सामान्य बालकों की बातें वो विषय में उतना होशियार नहीं होता है, तो उनसे जो पीछे रह जाता है, उन विषयों से जो पिछड़ जाता है, तो वो व्यक्ति पिछड़े हुए विशिष्ट पिछड़े हुए बालकों की दृष्टि श्रेणी में आता है। इन पिछड़े हुए बालकों का पिछड़ने का कारण क्या है? नंबर 1, इन बालकों में मानसिक योग्यताओं की कमी होती है। नंबर 2, इन बालकों में शारीरिक दोष होता है। नंबर 3, शारीरिक दोष के साथ साथ उन्हें कुछ शारीरिक रोग भी होता है। नंबर 4, इन बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता होती है। नंबर 5, कुछ पारिवारिक कारण भी होते हैं जिस दृष्टि से वह बच्चा पिछड़ा हुआ बालक होता है। पारिवारिक दृष्टि में मेरे कहने का मतलब ये है, बालक को परिवार की निर्धनता के कारण बालक को पढ़ाई के लिए ना तो अनेक सुविधाएं मिल पाती है जो अन्य बालक पाते हैं। परिवार में निर्धनता के कारण उसको एक अनुकूल स्थान नहीं मिल पाता।
एक ही घर में एक ही कमरे में बालक का पढ़ना लिखना, उसी कमरे में सोना करना, तो बालक को उचित स्थान नहीं मिल पाता है। नंबर 3, परिवार का आकार बड़ा होने के कारण या संयुक्त परिवार में रहने के कारण या परिवार में निर्धनता के कारण बच्चे को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, और जब पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता तो बच्चे का दिमाग जो है वो उतना नहीं चल पाता। तो कई कारण ऐसे पारिवारिक कारण है जिस कारण से बच्चा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होता है, वो पिछड़े हुए बालकों की श्रेणी में आता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस तरीके से परामर्श देते हैं, किस तरीके से उनको गाइडेंस करते हैं या काउंसलिंग उनके लिए परामर्श या क्या कहते हैं उसको निर्देशन देते हैं। तो ये हमने पढ़ा आज विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को निर्देशन तथा परामर्श। अपना ये 3rd यूनिट का 3rd सब पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है। अब एक लास्ट सब पॉइंट बचेगा जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, पास में घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरा जो आगे आने वाले जो वीडियो है वो आपको अपलोड होते से ही आसानी से मिल सकते हैं। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।